किन 12 दस्तावेजों का हमें ध्यान रखना चाहिए कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले। अगर आपको इन 12 दस्तावेजों के बारे में ध्यान है तो आपकी कभी भी आपकी मेहनत की कमाई बेकार नहीं जाएगी। क्या है ये दस्तावेज, जानेंगे इस पूरे वीडियो में। आइए देखते हैं वो क्या है दस्तावेज। नमस्कार, मैं हूं एडवोकेट नमन मोहनोत और आप देख रहे हैं लीगल शॉर्ट्स, वो चैनल जो आपको देता है कानून से जुड़ी हर छोटी से बड़ी जानकारी। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हम आप तक इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहें। आज हम बात कर रहे हैं उन 12 डॉक्यूमेंट्स की, 12 दस्तावेजों की जो हमें किसी भी प्रॉपर्टी को लेने से पहले ध्यान रखने चाहिए। क्योंकि हमने ऐसा अक्सर देखा है कि अगर आपने प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स नहीं देखे हैं या कुछ भी डॉक्यूमेंट्स में चूक हो गई है तो कई बार हम उन प्रॉपर्टी को खरीद लेते हैं जिसपे ऑलरेडी किसी को बेच रखी हो या किसी पे और का अधिकार हो, और फिर वो प्रॉपर्टी कोर्ट के मसलों में फंसती है और वो इस तरह से आपकी सारी मेहनत की कमाई व्यर्थ चली जाती है। तो आज हम बात करेंगे उन डॉक्यूमेंट्स की। सबसे पहला डॉक्यूमेंट होता है, आपको देखना होता है कि टाइटल डॉक्यूमेंट कैसा है। टाइटल डॉक्यूमेंट का मतलब ये होता है कि आप जिससे भी प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, यानी जो सेलर है, जो विक्रेता है, जो आपको प्रॉपर्टी बेच रहा है, उसके पास ये प्रॉपर्टी कैसे आई। देखिए, जनरली प्रॉपर्टी 3 तरीके से आएगी। एक होता है सेल डीड यानी बेचाननामा, जिसको हम हिंदी में कहते हैं कि आपको जो प्रॉपर्टी बेच रहा है उसको किसने बेची है, तो उसके लिए सेल डीड बनी होगी। तो आपको वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट देखना होगा कि क्या आप जिससे प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं उसके पास कोई सेल डीड है, तो आप उसको एक बार देखिए। सेकंड, अगर सेल डीड नहीं है तो कई बार होता है गिफ्ट डीड, यानी जिससे आप खरीद रहे हैं उनको किसी ने कुछ प्रॉपर्टी गिफ्ट करी हो तो उसके लिए गिफ्ट डीड बनाते हैं। तो आपको वो गिफ्ट डीड भी देखनी होगी कि क्या ये प्रॉपर गिफ्ट डीड एग्जीक्यूटेड है, प्रॉपर रजिस्टर्ड है या नहीं। या कई बार अगर आप जिससे खरीद रहे हैं उन्होंने किसी यूआईडी से या किसी और गवर्नमेंट इंस्ट्रूमेंट से दिया है तो वहां एक कन्वेंस डीड ड्रॉ होती है, कन्वेंस डीड बनती है, तो वो भी आप उसको देख सकते हैं। यानी मेरे कहने का मतलब है कि आप जिससे भी प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं उसके पास उस ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट्स जिससे उनको प्रॉपर्टी मिली है, आप वो चेक करें कि क्या वो सही है या नहीं है। यहाँ पे एक मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा। अक्सर हम देखते हैं कि जनरली हम जब प्रॉपर्टी बेचते हैं या खरीदते हैं तो जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी, यानी जिसको हम हिंदी में आम मुख्तियारनामा कहते हैं, उसके तहत प्रॉपर्टी का क्रय विक्रय करते हैं, जो कि सरासर इलीगल है और उसका कानून के अंदर कोई भी मान्यता नहीं है। अक्सर हम अपनी स्टैंप ड्यूटी बचाने के चक्कर में हम हमेशा अपनी प्रॉपर्टी को जीपीए या पावर ऑफ अटॉर्नी यानी आम मुख्तियारनामा के थ्रू बेचने की कोशिश करते हैं, जो वैलिड नहीं है। इसका मतलब अगर आप किसी से प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो अगर उसके पास जीपीए है यानी जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी है, उसने किसी से मुख्तियारनामा से प्रॉपर्टी खरीदी है, तो आप उस प्रॉपर्टी को कभी ना खरीदें, क्योंकि जिस दिन डिस्प्यूट आएगा आपकी प्रॉपर्टी को वैलिड नहीं माना जाएगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है पहले डॉक्यूमेंट्स की। दूसरा डॉक्यूमेंट मैं आपको कहूंगा चैनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं। चैनल डॉक्यूमेंट्स मतलब जब आप प्रॉपर्टी एक्स से वाई को बेचते हैं, वाई से जेड को बेचते हैं, तो जब जब ये प्रॉपर्टी बिकती है, तो जब जब ये कोई भी रजिस्टर्ड डीड बनती है या जो भी बेचारनामा बनता है, उसमें सबका हवाला होता है। अगर आप किसी से प्रॉपर्टी ले रहे हैं, उनको कहां से मिली और उन्होंने जहां से ली उनको कहां से मिली, उस सबका हवाला उसमें होना चाहिए। इसलिए आपको सारे चैनल डॉक्यूमेंट्स आपको प्रॉपर देखने होते हैं। अगर उनको प्रॉपर्टी विल से बनी है तो क्या विल में उनका नाम है, क्या विल के मिलने के बाद उन्होंने इसको अपना नाम कराया या नहीं कराया, कई सारी चीजें होती है जो हमें चैनल डॉक्यूमेंट्स में देखनी होती है। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेट होता है, उसे कहते हैं एनकम्बरेंस सर्टिफिकेट। यह सर्टिफिकेट आपको बताता है कि आप जिस प्रॉपर्टी को खरीद रहे हैं उस प्रॉपर्टी पे क्या कोई मॉर्गेज यानी बैंक से लोन ले रखा है, क्या इस पे कोई टैक्स बाकी है, क्या इस पे कोई किसी तरह की पेनल्टी है या नहीं है। इस सर्टिफिकेट के बारे में हम जनरली जानने की कोशिश नहीं करते हैं और हम जनरली से बिलीव करते हैं किसी पे भी। लेकिन मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जब भी कोई प्रॉपर्टी खरीदें तो किसी भी रजिस्ट्रार के ऑफिस में जाएं, फॉर्म नंबर 22, जनरली हर स्टेट में फॉर्म नंबर 22 होता है, लेकिन हर स्टेट में वेरी भी करता है। फॉर्म नंबर 22 भर के आप उस प्रॉपर्टी की डिटेल्स डालिए, कुछ गवर्नमेंट फीस होती है आप वो भरिए जो बहुत नॉमिनल होती है, और आपको उस प्रॉपर्टी की सारी डिटेल्स मिल जाएगी कि इस प्रॉपर्टी को किसने खरीदा है, किसने बेचा है, इसमें कितना टैक्स लगा है, कुछ पेनल्टी बाकी है, या किसी तरह का उनके कुछ भी तरह का इन्होंने मॉर्गेज लिया है, लोन लिया है, तो वो आपको सब कुछ इसमें मिलेगा। अगर उसके ऊपर कुछ भी नहीं होगा तो वो फॉर्म 15 के थ्रू आपको नील की रिटर्न दे देंगे, और अगर उस पर कुछ भी तरह का टैक्स या फाइन बाकी हुआ तो फॉर्म 16 में आपको उसका जवाब देंगे। लेकिन हाँ, यहाँ पे एक लिमिटेशन इस बात की ये होती है कि अगर रजिस्ट्री के पास ही, यानी जो जमीनों की रजिस्ट्री करता है उस डिपार्टमेंट के पास ही अगर कोई इन्फॉर्मेशन उपलब्ध नहीं है तो वो आपको नहीं दे पाएगा। इसलिए हम इसमें पूरी तरह से रिलाय तो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, अक्सर मोस्ट ऑफ दी चीजें जो हम अगर ट्राई करते हैं पता लगाने की, तो हमें इसमें पता लग जाएगा ताकि हम होने वाले किसी भी फ्रॉड से बच सके। यहाँ पे एक और बात, अगर आपने देखा होगा जनरली हम कहते हैं कि क्या किसी वकील की जरूरत पड़ती है जब हम कोई भी जमीन खरीदते हैं,
तो मैं आपको यहाँ पे एक बात कहूंगा कि अगर आप कोई भी बहुत बड़ी जमीन खरीद रहे हो जिसमें आपका काफी पैसा लग रहा है, तो आप किसी न किसी वकील को एंगेज करिए, हायर करिए और उन्हें बोलिए कि हमें टाइटल सर्च रिपोर्ट बना के दें। टाइटल सर्च रिपोर्ट में इस इनकम बेस्ड सर्टिफिकेट का ही हवाला होता है और वो आपको बताते हैं कि क्या आपका जो टाइटल है, जो आप लैंड ले रहे हैं, वो हर तरह से मुक्त है या नहीं। फोर्थ होता है ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट। ऐसा जरूरी नहीं है कि हर सिचुएशन में आपको ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट मिलेगा, पर जनरली जब कोई डेवलपर से कोई जमीन लेता है तो उसे ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट मिलता है उस पर्टिकुलर यूआईटी से या उस वहां की लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से कि जो भी आपने यहाँ पे बिल्डिंग बनाई है या जो प्रॉपर्टी रेज करी है वो सैंक्शन प्लान के अकॉर्डिंग है। पांचवा भी इसी तरह का होता है, इसे कहते हैं पोजीशन लेटर या अलॉटमेंट लेटर। अगर आपने किसी बिल्डिंग में कोई फ्लैट ले रहे हैं तो आपको ये देखना जरूरी है कि उस बिल्डिंग ओनर के पास पोजीशन लेटर या अलॉटमेंट लेटर है या नहीं है। ये गवर्नमेंट तब देती है जब उन्होंने सभी तरह की जो भी कानून रेगुलेशन है वो पूरी कर ली हो। सिक्स्थ होता है आपको मॉर्गेज देखना। आपको ये देखना बहुत जरूरी है कि आप जिस प्रॉपर्टी को खरीद रहे हैं कि क्या वो प्रॉपर्टी किसी लोन के बदले में मॉर्गेज तो नहीं रख दी बैंक में। अदरवाइज अगर वो बैंक में मॉर्गेज है तो वो आप प्रॉपर्टी खरीदेंगे तो उसका कोई भी सेंस नहीं रहेगा। इसलिए आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि आपने जो प्रॉपर्टी ली है क्या वो मॉर्गेज है या नहीं है। और इसके लिए मैंने आपको बताया था, आप इसके लिए टाइटल सर्च रिपोर्ट बनवा सकते हैं अपने वकील के थ्रू या रजिस्ट्री में इनकम बेस्ड सर्टिफिकेट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। सातवां होता है टैक्स रिसिप्ट देखना। जनरली हर लैंड पे वहां की जो लोकल म्युनिसिपैलिटी होती है वो टैक्स लेती है, लैंड टैक्स होता है। आपको ये देखना बहुत जरूरी है कि आप जिससे खरीद रहे हैं, जो प्रीवियस ओनर है, क्या उसने सारा टैक्स भरा है या नहीं भरा है। इससे एक तो आप अपनी टैक्स लायबिलिटी से बचेंगे और दूसरा सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि इससे आपको ये पता लगेगा कि वहां लोकल जो डिपार्टमेंट है वहां पे इस प्रॉपर्टी पे किसका नाम दर्ज है। इसका मतलब यानी अगर प्रीवियस ओनर आपसे फ्रॉड करने की कोशिश कर रहा है तो आप उस टैक्स रिसिप्ट से पता लगा सकते हैं कि इस पे किसका नाम दर्ज है। आठवां होता है यूटिलिटी बिल। ये भी आपको देखना जरूरी है कि आपके प्रीवियस ओनर ने सारे यूटिलिटी बिल भरे या नहीं भरे। और नाइन्थ होता है कार अलॉटमेंट का लेटर। अगर आप कोई बिल्डिंग ले रहे हैं, क्योंकि जैसे जितनी मेट्रो सिटीज होती है वहां पे कार पार्किंग के लिए भी अलॉटमेंट होता है, तो आपको ये भी देखना जरूरी है कि क्या आपको कार अलॉटमेंट लेटर मिला है या नहीं। क्योंकि आप जिस ओनर से खरीद रहे हैं अगर उनके पास कार पार्किंग नहीं है तो आपको फ्यूचर में ये प्रॉब्लम आ सकती है। 10th भी उन लोगों से रिलेटेड है जो किसी ना किसी एक कॉलोनी में या फिर किसी बिल्डिंग में अपना फ्लैट लेते हैं जहां पे रेजिडेंशियल एक वेलफेयर एसोसिएशन होता है। आपको वहां की भी एनओसी देखनी पड़ेगी कि हमारे प्रीवियस ओनर को वहां से एनओसी है या नहीं है। क्योंकि कई बार हम अपने जो मेंटेनेंस चार्जेस होते हैं सोसाइटी के वो भरते नहीं है, तो अगर वो नहीं भरेंगे तो जो अगला ओनर आ रहा है उसके ऊपर इसकी लायबिलिटी चढ़ेगी। इसलिए हमें ये देखना जरूरी है कि हमारे जो प्रीवियस ओनर है उसको रेजिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन से एनओसी है या नहीं है। 11 डॉक्यूमेंट होता है म्यूटेशन, या इसको हम खाता सर्टिफिकेट भी कहते हैं या हिंदी में कहते हैं जमाबंदी। हालांकि जमाबंदी से ये तो प्रूव नहीं होता है कि प्रॉपर्टी किसके नाम की है, लेकिन हाँ, जमाबंदी एक एडिशनल एविडेंस होता है। आपको ये देखना जरूरी है कि आप जिस जगह प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं वहां के सरकारी दस्तावेजों में क्या उस प्रॉपर्टी उस प्रीवियस ओनर के नाम पर दर्ज है या नहीं है। और जिस दिन आप प्रॉपर्टी खरीदे तो आप ये अपने नाम पे दर्ज करवा लें। इसे ही जमाबंदी कहते हैं, जमाबंद रजिस्ट्रेशन। यानी अगर देसी भाषा में हम इसको कहते हैं कि वहां के लोकल रिकॉर्ड्स में आपका नाम बोलना चाहिए, आपकी प्रॉपर्टी में आपका नाम होना चाहिए। 12th और एक और इम्पोर्टेंट दस्तावेज होता है, उसे कहते हैं कन्वर्जन सर्टिफिकेट। अक्सर आप देखते हैं कि दो तरह की लैंड हम कहते हैं, एक होती है कमर्शियल लैंड और एक होती है एग्रीकल्चरल लैंड। जैसे एग्रीकल्चरल लैंड पे आप कुछ भी कमर्शियली बिल्डिंग रेज नहीं कर सकते, लेकिन आप जिससे प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं वो अगर आपको ये कह के बेच रहा है कि ये कमर्शियल लैंड है, तो आपको पहले ये चेक करना होगा कि क्या उसने एग्रीकल्चर से कमर्शियल में कन्वर्ट कराई है या नहीं है। क्योंकि अगर आपने प्रॉपर्टी ले ली तो आप कमर्शियल उसको यूज ना कर पाएंगे, और अगर आपको करना भी होगा तो आपको उसको एक हैवी एक पेमेंट पे करना पड़ेगा लोकल डिपार्टमेंट को, ताकि एग्रीकल्चर से कमर्शियल में कन्वर्ट हो। तो कन्वर्जन सर्टिफिकेट भी एक देखना बहुत जरूरी है। ये 12 डॉक्यूमेंट्स थे जिन्हें अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप कभी भी किसी भी तरह के फ्रॉड से बच पाएंगे। और हो सकता है अगर आपने इसको ध्यान नहीं दिया तो कभी ना कभी लिटिगेशन इस पे यानी कोर्ट के मैटर में फंस सकते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये आज का वीडियो बहुत पसंद आया होगा और आप जागरूक होंगे कि आप जब भी आप कोई प्रॉपर्टी लेने जाएंगे तो इन डॉक्यूमेंट्स का ध्यान रखेंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को उन लोगों तक पहुंचाएं जो कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे हैं, और मुझे कमेंट में लिख के बताएं कि क्या मैं आगे भी प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई वीडियो बनाऊं या नहीं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।